नमस्कार दोस्तों। तो आज की तारीख है 7 जुलाई 2023 और आज जो द हिंदू में आर्टिकल आए हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सिविल सर्विसेज के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जो है आज 3 आर्टिकल मिलते हैं। तो एक आर्टिकल जो है पहला वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के है और दूसरा आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी से रिलेटेड है कि कैसे जो है रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाया जाए ताकि रुपया और मजबूत हो और भारत जो है धीरे धीरे विकसित देश बनने की ओर बढ़े। जैसा कि पता है आपको कि भारत को जो है 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने इस समय रखा हुआ है। और तीसरा आर्टिकल है जो हाई सीज ट्रीटी है, यानी कि जो समुद्र का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र है, यानी कि देशों की आंतरिक सीमाओं को छोड़कर जो बाहर का समुद्र है उस समुद्र के नियमन व्यवस्था के लिए कि किस तरीके से वहाँ पे चलने वाले रिसर्च एक्टिविटीज़ को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को या इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस को रेगुलेट किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो है एक आर्टिकल है। तो इन तीनों आर्टिकल्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमने जो है ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑन रुपी ऑफ रुपी इसको उठाया है। तो इसको इसलिए उठाया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं इसमें, तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इस आर्टिकल को जो वरुण गांधी हैं उन्होंने लिखा है और जो हेडिंग दे रखी है उन्होंने कि इंटरनेशनलाइजिंग द रुपी विदाउट द कॉइन टॉसिंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण अगर करना है आपको, यानी अगर इंटरनेशनलाइज करना है रुपी को, तो इंटरनेशनलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले ये मूलभूत रूप से समझना पड़ेगा कि मुद्रा को मजबूत कैसे बनाएं ताकि जो है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो पाए। तो सारा जो भी खेल है वो मुद्रा के मजबूत होने या कमज़ोर होने पर टिका हुआ है कि आपकी करेंसी वीक है या स्ट्रांग है। तो हम लोग जो है पहले अगर एक समझ ये बना लेते हैं कि करेंसी जो है वो कैसे वीक होती है और कैसे स्ट्रांग होती है, तो फिर हमें जो है ये बहुत आसानी से समझ में आर्टिकल आ जाएगा। क्योंकि आर्टिकल जो है बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स अपने आप में समेटे हुए हैं, तो बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स को ओवरऑल समझने के लिए हमें जो है क्लैरिटी चाहिए थोड़ी रुपए के लिए कि पहले जो मुद्रा है उस मुद्रा के मजबूत और कमज़ोर होने के क्या पक्ष होते हैं, इन पर जो है हमारी एक दृष्टि होनी चाहिए। तो पहले हम जो है पहले इस पर थोड़ा सा आप सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। आप सरल भाषा में इसको समझ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी मुद्रा की बात करते हैं तो आप देखिए कि मुद्रा का वास्तव में काम क्या है। मुद्रा का काम है किसी सामान को खरीदना। तो मुद्रा को मजबूत या कमज़ोर बनाने वाली जो बेसिक चीज़ उसमें इंक्लूड होती है वो है उसकी परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर अगर अच्छी है मुद्रा की तो मुद्रा अपने आप मजबूत होगी। अब सवाल उठता है कि परचेजिंग पावर किसी मुद्रा की अच्छी होगी कैसे। तो परचेजिंग पावर अच्छी होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है कि जिस देश की भी मुद्रा है उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उस देश की इकोनॉमी कैसी है। क्या उस देश की इकोनॉमी स्टेबल है या हेल्दी है या फिर वीक है। अगर स्टेबल और हेल्दी इकोनॉमी है तो इसका मतलब है कि उस देश की मुद्रा भी मजबूत होगी। क्योंकि हमने आपको देखिए कहा कि सारा खेल जो है मुद्रा के मजबूत होने का वो परचेजिंग पावर से रिलेटेड है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सामान बेच सकते हैं, आपकी मुद्रा से ज़्यादा सामान खरीदा जा सकता है, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो आपकी मुद्रा को अप्रिशिएट करेंगे और उसे अपने पास रखना चाहेंगे। और मुद्रा का काम परचेजिंग पावर से सामान मिलेगा, तो जिस मुद्रा से ज़्यादा सामान मिलेगा उस मुद्रा को लोग प्रीफर करेंगे। जिस मुद्रा में सामान हमें कम मिलने की संभावना होगी उस मुद्रा को लोग जो है प्रीफर नहीं करेंगे। अब जब इस पहलू तक हम अपनी मुद्रा को ले आते हैं कि हमारी मुद्रा जो है वो एक मजबूत मुद्रा है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो उसके बाद फिर दूसरे और पहलू आकर के शामिल होते हैं मुद्रा की मजबूती और कमजोरी को लेकर के। तो इसके बाद में अगला जो पहलू आता है कि अगर आपकी इंटरनल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है इन केस, तो इंटरनल इकोनॉमी डिस्टर्ब होने के बाद आपकी मुद्रा का क्या होगा। तो फिर आपके देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसा है
ताकि अगर कल को हम आपको आपकी मुद्रा लौटाते हैं तो क्या आप हमें वो मुद्रा दे पाएंगे जिस मुद्रा से हम दूसरी जगह से सामान खरीद सकें, हमारे ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा होना चाहिए। तो अगर किसी देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है तो भी उस देश की मुद्रा और मजबूत होगी, क्योंकि उस देश के पास एक अच्छा बैकअप है। और बैकअप होने के साथ साथ तीसरी चीज़ ये आती है कि आपकी मुद्रा को दुनिया में और बाकी के जो देश हैं वो देश कैसे आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, मीन्स किस तरीके का एक्सचेंज है आपकी मुद्रा को लेकर के, या किस तरीके से लोग जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कितना है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका ग्लोबल ट्रेड में शेयर कितना है। अगर आपका ग्लोबल ट्रेड में शेयर अच्छा है तो आपकी मुद्रा का लेन देन काफ़ी होगा और आपकी मुद्रा मजबूत होगी। अगर ग्लोबल ट्रेड में आपका शेयर अच्छा नहीं है तो फिर लेन देन आपकी मुद्रा का कम होगा। ऐसे ही जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है उनमें आपकी मुद्रा का क्या इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से मुद्रा जो है वो मजबूत या कमज़ोर होती है। चौथी चीज़ ये कि आपकी मुद्रा जो है वो कितनी परिवर्तनीय है, या परिवर्तनीय होने के उसके नियम क्या हैं। मतलब ये कि जैसे सपोज करिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे डॉलर और रुपए का, कि डॉलर को रुपए से और रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने का जो रूल है वो रूल कैसे हैं आपके, और वो रूल क्या अलाउ करते हैं कि क्या आपकी मुद्रा को कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही अकाउंट्स के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इशू निकल के आता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का, कि रुपए की परिवर्तनीयता कैसी है, उसको लेकर के आपके देश में नियम कैसे हैं। तो रुपए की परिवर्तनीयता को भी हमें समझना चाहिए और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रुपए की परिवर्तनीयता को समझने के लिए आप समझिए कि रुपए को जो है दो स्तरों पर परिवर्तन किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, करंट अकाउंट के लेवल पर और कैपिटल अकाउंट के लेवल पर। इंडिया के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप अब एग्जांपल पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपको अपने देश में आपके पास कोई डॉलर है और आपके पास जो डॉलर है आप जो है कहीं गए चेंज कराने के लिए अपने देश में ही जहाँ चेंज होता है वहाँ। तो जब आप चेंज कराने गए तो चेंज करते समय आपको ये पता चला कि आपकी गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि अगर आप $1 या मान लीजिए आप $100 ले जाते हैं तो $100 में उन्होंने 2 एक्सचेंज रेट लागू कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में $1 की कीमत 80 रुपये है, तो आप जब चेंज कराने गए तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग सारा पैसा नहीं मिलेगा। आपके $100 में आपके देश ने ये रूल बनाया है कि आपके $60 को हम इंटरनेशनल मार्केट के रेट पर चेंज करेंगे और $40 को हमने जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट बना रखा है उस पर जो है चेंज करेंगे। तो जब इंटरनेशनल रेट से चेंज होगा तो आपको $60 का मिल जाएगा 80 रुपये के हिसाब से, और दूसरा जो एक्सचेंज रेट आपकी गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने ऑफिशियली बना रखा है, और मानिए कि उन्होंने $1 का बना रखा है, 50 रुपये मिलेगा आपको। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि $60 का तो आपको 80 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगा और बाकी के $40 का आपको 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगा। तो इस स्थिति में आपको नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी है उसके ऊपर बैरियर्स लगे हुए हैं, और बैरियर्स लगे हुए हैं तो 100% इसे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी नहीं कहा जाएगा। तो इस स्थिति में आपके देश की मुद्रा को मजबूत नहीं कहा जा सकता। आप ये जो है ये बैरियर्स, मतलब एक तरीके से आप समझिए कि जो है बैरियर्स की तरह काम करेगी इंटरनेशनल ट्रेड में। अब आप आगे देखिए, इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि इंडिया के सिनेरियो में यही चीज़ होती है 1992-93 में, कि जब भारत ने रुपए की परिवर्तनीयता को शुरू किया तो 1992-93 में सबसे पहले जो है 60-40 का ही रेशियो रखा गया और 60-40 के रेशियो पर रुपए की परिवर्तनीयता को लागू किया गया। लेकिन फर्दर गवर्नमेंट को समझ में आया कि इस तरीके से नहीं चल पाएगा, तो लगभग एक साल बाद जो है उन्होंने 1994 में इस रूल को हटा दिया और रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना लिया इसमें, केवल करंट अकाउंट के लेवल पर, कि अगर आप पैसा ले जाते हैं। अब आप देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल अकाउंट की, तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अंतर आप जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से समझ सकते हैं। जो भुगतान संतुलन होता है, तो भुगतान संतुलन में आपको ये सब, जब भुगतान संतुलन आप देखेंगे किसी देश का,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट जो है करेंट अकाउंट में है और कौन से कैपिटल अकाउंट में। मोटा मोटा आपको एग्जाम मतलब समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड है, तो गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड से जो कुछ भी एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंजेस होंगे पैसे को लेकर के, वो करंट अकाउंट में होंगे जो ट्रांजेक्शन होंगे। और इसके अलावा कहीं किसी देश में कैपिटल फॉर्मेशन में या आपके देश में कैपिटल फॉर्मेशन में जो इन्वेस्टमेंट होंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन में जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन होंगे। तो भारत में जो रुपया है, तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी जो है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में सेम नहीं है। कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी जो है वो उस पर भारत अभी लगातार जो है विचार कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। और इसके लिए जो है आपको बताते हैं कि थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि कैपिटल अकाउंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो हिस्सा है जो किसी कैपिटल की किसी कैपिटल के फॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब ये कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का जो इशू है, ये कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का इशू इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है देशों के संदर्भ में। तो आप एक चीज़ समझिएगा, अभी हम लोग केवल करंट अकाउंट की बात करते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड को देखिए आप। तो गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड को जब आप देखेंगे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी के साथ में, तो अगर आपके देश में रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है और कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी जो है वो पूरी तरीके से 100% कन्वर्टिबल है करंट अकाउंट के मैटर में, तो आपका एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, प्लस इंपोर्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। अब एक्सपोर्ट देखिए कैसे इंक्रीज करता है, आप इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे सपोज करिए पहले $1 जैसे $100 में आपको 60 का अलग रेट मिल रहा था, $40 का अलग रेट मिल रहा था। लेकिन अब क्या है कि सपोज करिए कि $1 का आपको 80 रुपये मिल रहा है पूरा, तो $100 भी अगर आप ले जाते हैं तो 80 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। तो अब आप ऐसे में क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आप अपने सामान को, गुड्स या सर्विसेज को, दोनों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है ज़्यादा पैसा मिल सके। लेकिन जब 60 और 40 वाली कंडीशन थी, तो वैसी कंडीशन में आप एक्सपोर्ट करने से बचेंगे। तो फिर एक्सपोर्ट अगर करना है, किसी कंट्री को बढ़ाना है अपना, तो उसे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी को बढ़ाना चाहिए। अब इंपोर्ट आप समझ ही गए होंगे क्यों कम होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी जो है वो अच्छी नहीं है, तो आपने पता चला सामान भेजा, आपको पेमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। उसके बाद तीसरी चीज़ आप देखो कि जो रेमिटेंस होता है जो बाहर से आ रहा है, तो जो लोग बाहर काम करते हैं NRI वगैरह, तो वो जब भारत में पैसा भेजेंगे तो वहाँ पे भी रुपए के कन्वर्टिबल होने में प्रॉब्लम आएगी अगर 60-40 वाला हिसाब किताब रहता या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा हार्ड स्ट्रिक्ट रहते, तो रेमिटेंसेस को प्रॉब्लम होती, तो लोग दूसरे रास्ते निकालते कि कुछ पैसा जो है हम भेज देते हैं फेयर रूट से, और उसके बाद कुछ जो है किसी तरीके से एक्स्ट्रा रूट चुन करके भेजने की कोशिश करते। फिर उसके बाद आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी से बेहतर हो जाता है। प्लस कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी जो है ये सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है कि जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था में रुपए की कीमत घटेगी बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से जो है बैलेंस आपका, वो जो ट्रेड है, ट्रेड बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी जो है इंटरनेशनल ट्रेड के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग इंडिया में जो है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी के ऊपर और आगे बात करते हैं। तो इन सारे इश्यूज को देखते हुए भारत में जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी फॉर करंट अकाउंट है उसको तो लागू कर दिया गया। 1994 में RBI ने अपना ये 60-40 वाला बैरियर भी हटा लिया। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया 1998 में। बहुत ही फेमस समिति है जिसका नाम था तारापोर समिति, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये तारापोर समिति जो है, इस तारापोर समिति ने 40 रिकमेंडेशन दिए उस समय कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी को करने के लिए। अब देखिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इन कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि जैसे सपोज करिए कि FDI आया आपके यहाँ, कैपिटल में लगा आके, किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई, मशीनों में इन्वेस्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इस पैसे की प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट को क्या होती है कि पैसा आता तो है, पर आने के बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जब होना स्टार्ट होगा तो प्रॉफिट का शेयर जाएगा भी। तो इस तरीके का जो पैसा आता है कैपिटल अकाउंट फॉर्मेशन के लिए, इस पैसे में जो है ये दिक्कत होती है कि इस पैसे का प्रॉफिट बाद में रिटर्न भी जाएगा। तो जब रिटर्न जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, भाई जिसने मान लीजिए अमेरिका के किसी आदमी ने इन्वेस्ट किया, तो वो जब अपना प्रॉफिट लेगा तो रुपए में थोड़े ही लेगा, वो तो डॉलर में लेगा। तो
तो जब डॉलर में आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटने लगेगा कि नहीं। तो इसलिए इस तरीके के पैसे के आने के दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे आपको पता ही होंगे, क्रिएशन ऑफ जॉब्स हो जाता है, डेवलप होने लगती है इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नुकसान लेकिन ये है कि जब प्रॉफिट जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा, अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे कमज़ोर होगी। अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा तो आपकी मुद्रा भी धीरे धीरे कमज़ोर होगी। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए एक संतुलन बनाना पड़ता है, और इसीलिए 1998 में तारापुर समिति का गठन किया गया। और उस तारापुर समिति ने कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी को लागू करने के लिए 40 रिकमेंडेशन दिए। आरबीआई ने 19 रिकमेंडेशन तो एज इट इज स्वीकार कर लिए, 15 रिकमेंडेशन में कुछ सुधार किए, और 15 रिकमेंडेशन में सुधार करने के अलावा जो 6 रिकमेंडेशन है उनको छोड़ दिया। अब आप देखिए, कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से सारे रिकमेंडेशन को कबूल नहीं किया। और जो तारापुर समिति थी उसने जो है कुछ पूर्व शर्तें बताई आरबीआई को कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में जब कुछ चीज़ें आप मेंटेन कर लेंगे तब आप धीरे धीरे करके कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इन कैपिटल अकाउंट को लागू करिएगा। फिर उसके बाद बात ये 1997 से 98 और 98 से लेकर के 2000 के बीच में जो पहले वाली कंडीशंस थी, जो पहले वाली रिकमेंडेशंस थी तारापुर समिति की, उनको लागू करने का प्रयास किया। उसके बाद फिर से 2006 में एक बार तारापुर समिति का दोबारा गठन किया गया इसी मैटर के लिए, कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी के लिए। और ये तारापुर समिति जो है इसने फिर से रिकमेंडेशन दिए और इसने कहा कि आप जो है कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी को 3 फेजेस में लागू करिए। और 3 फेजेस जो है वो 2006-07, 2007-09 और उसके बाद 2011 तक के लिए 3 अलग अलग फेजेस दिए थे। तो इस तरीके से कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इन कैपिटल अकाउंट जो है वो इंडिया में आगे बढ़ा। और आज भी हमारा जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इन कैपिटल अकाउंट है वो 100% नहीं है, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे कि इस इन्वेस्टमेंट आने में बेनिफिट तो है पर रिस्क भी रहता है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है वो भी आप जो है ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या कहा जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कोई आया, कोई बॉन्ड्स हैं, कोई लोन है, तो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड की जाती हैं। बाकी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो डिसाइड कर रही हैं कि आपकी मुद्रा मजबूत है या कमज़ोर, और आपकी मुद्रा का मजबूत होना या कमज़ोर होना ये डिसाइड करेगा कि इंटरनेशनल मार्केट उसको कितना एक्सेप्ट करता है। अगर आपकी मुद्रा मजबूत नहीं है तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी जो है वो कठिन होता है। अब यहीं पे इसी पूरे मैटर पे जो है वरुण गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा है। अब इसको हम लोग समझेंगे, अब हमें आगे समझ में आएगा, आप देखते जाइए। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये कहते हैं कि इंडिया जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के स्टेप की ओर बढ़ा है, जो गवर्नमेंट ने रोड मैप बनाया है, अच्छा है, आगे बढ़ना भी चाहिए। तो इसके लिए ये पहले एग्जाम्पल उठाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स उठाने के बाद ये दिखाते हैं कि मुद्रा में विश्वास कितना ज़रूरी है, और मुद्रा में विश्वास के बाद फिर ये बताते हैं चाइना का उदाहरण लेकर के कि किस तरह से चाइना ने अपनी मुद्रा रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज किया, उसके लिए उसने क्या क्या स्टेप उठाए, और जो स्टेप उठाए उन स्टेप्स को उठाने के बाद इंडिया के लिए कुछ सजेशन देते हैं कि भारत अपनी मुद्रा को इंटरनेशनलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप उठा सकता है। तो इसके पहले 2 पॉइंट हमने अपनी तरफ से इंक्लूड किए, इनको आप देख लीजिए। ए करेंसीज स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय द इंटरएक्शन ऑफ ए वैरायटी ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स सच एज द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। मीन्स मुद्रा की क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, इस पर डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है आपके सेंट्रल बैंक का, सपोज करिए किसी ने जो है आपका कोई बॉन्ड खरीद लिया, तो अब पता चला इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं है, उसको अच्छा जब रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर तब भी आपकी मुद्रा कमज़ोर होगी, खरीदेगा ही नहीं कोई। इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये भी डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन मान लीजिए, इन्फ्लेशन आने से क्या होगा, आपकी मुद्रा की कीमत गिरेगी। जब आपकी मुद्रा की कीमत गिरेगी अगर, तो मुद्रा की कीमत गिरेगी, जिसके पास मुद्रा होगी उसे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मुद्रा की मजबूती और कमजोरी को डिफाइन करने के लिए। ऐसे ही कॉजेज ऑफ वीक करेंसी देख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ट्रेड डेफिसिट, डेप्रिसिएशन, स्टॉक मार्केट, सारी चीज़ें हमने जो है ऊपर अभी डिस्कस कर ली हैं पूरी बातचीत में। देखिए काफ़ी डिस्कशन कर दिया है हमने, आपको लगभग 20 मिनट होने वाला है। अब आप देखिए, अब बात करते हैं इनके आर्टिकल की। तो आप आर्टिकल की तरफ जब देखेंगे तो तेज़ी से हम लोग कवर कर लेंगे इस आर्टिकल को। तो इसमें जो है ऑथर कहते हैं
कि भारत सरकार ने जो एक लॉन्ग टर्म रोड मैप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए चुना है, ये एक तरह की पॉजिटिव एक्सरसाइज है। उदाहरण देते हैं कि 1950 में इंडियन रुपी जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, यहाँ पर जो शासन थे उन शासनों ने हमारी मुद्रा को एक्सेप्ट कर रखा था। और पर हुआ क्या कि उस मुद्रा का दुरुपयोग होने लगा, गोल्ड स्मगलिंग वगैरह में या स्मगलिंग करने लग गए लोग। तो फिर उसे बदलने के लिए क्या करना पड़ा कि 1959 में गल्फ कंट्रीज के लिए भारत ने अलग से एक अलग तरह की मुद्रा बनवाई, स्पेसिफिक फॉर वेस्ट एशियन रीजन। और उस मुद्रा को बनाने के बाद तो इसको ये उदाहरण उन्होंने इसलिए उठाया कि देखिए कैसे आप अपनी मुद्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास बना सकते हैं। तो भारत सरकार ने एक अलग जो है गल्फ रुपी के नाम से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए एक नई मुद्रा बना दी, और जिसने जो है उनका विश्वास भारतीय मुद्रा पर बढ़ाया। और उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के लोगों को 6 महीने का टाइम भी दिया था, ताकि जिसके पास इंडियन रुपी है वो अपना इंडियन रुपी गल्फ रुपी से ईजिली एक्सचेंज कर सके। और धीरे धीरे करके उन देशों का विश्वास भारतीय मुद्रा पर बना रहा। और जैसे जैसे उनकी जो मतलब वो लोग तो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो ऑयल एक्सपोर्ट करने से जब उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला तो धीरे धीरे करके वो अपनी सोवरेन करेंसीज पर आ गए। उसके बाद आगे कहते हैं कि लेकिन 2023 में जो 2000 के नोट की वापसी का निर्णय लिया सरकार ने, या इसके पहले 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया है, इसकी वजह से लोगों को झटका लगा है। और जो झटका लगा है देशों को, तो उस झटके से देश भयभीत हैं कि इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो स्टेबल पॉलिसी नहीं है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का विश्वास गया है। तो वरुण गांधी जी कहते हैं कि ऐसे मुद्दों के साथ बिना डील किए भारत सरकार इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को आगे प्रमोट नहीं कर सकती, या फिर जो है अगर करेगी तो उसको इतना बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद फिर बताते हैं कि भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो आप देखेंगे कि इनका कहना है कि भारतीय मुद्रा की डिमांड बहुत कम है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्लोबल ट्रेड में आपका शेयर होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपका शेयर होना चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंडिया का शेयर कहते हैं कि 1.6% है नियर अबाउट, और ग्लोबल ट्रेड में शेयर जो है केवल 2% है। तो फिर भारत को जो है कुछ स्टेप लेने होंगे, लेकिन इसके अलावा भारत ने कुछ स्टेप लिए भी हैं इस चीज़ को और ठीक करने के लिए। तो कहते हैं कि जैसे भारत ने जो है एक रुपी बोस्ट्रो अकाउंट फॉर बैंक बनाया है, जो कि पैसों के मतलब मुद्रा के लेन देन, व्यापार में मुद्रा के लेन देन को सुनिश्चित करता है। तो एक तो ये स्टेप लिया भारत सरकार ने अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद जो है ये कहते हैं आगे कि लेकिन इस तरीके के स्टेप्स जो ले रहे हैं, तो इस तरीके के स्टेप्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट नहीं होंगे इनके। प्लस उसके बाद ये कहते हैं कि लोकल करेंसीज फैसिलिटी होती हैं, तो लोकल करेंसीज फैसिलिटी को लेकर भी लोगों के मन में जो है लैक ऑफ अवेयरनेस है देशों के पास। तो इसको लेकर भी लोगों को हमेशा ये खतरा लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि हम किसी की लोकल करेंसी पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएं और बाद में हमको जो है नुकसान हो जाए। तो ये स्टेप भी उतना कारगर साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये आगे कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इंडिया डज नॉट परमिट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, मीन्स अलाउइंग फ्री मूवमेंट ऑफ लोकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट्स इनटू फॉरेन एसेट्स and vice versa, with significant constraints on the exchange of its currency with others, driven by past fears of capital flight। और भारत ऐसा क्यों नहीं करता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी 100%? क्योंकि ऐसी जो होता, हमने बताया ना आपको, ऐसा पैसा जो आता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो आता भी है और बहुत तेज़ी से चला भी जाता है। अगर जरा सी भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो जब पैसा आता है उस समय इकोनॉमी बूस्ट करती है, और जैसे ही पैसा गया वैसे ही फिर जो है एकदम से अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इंडिया को सामना करना पड़ता है इस तरीके के पैसे के लिए। तो इसमें क्या, मुद्रा का एकदम से अवमूल्यन हो जाएगा, कभी मुद्रा एकदम से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब स्टेबल इकोनॉमी नहीं, अगर आपकी इकोनॉमी दूसरे के पैसे पर ज़्यादा डिपेंड करेगी तो फिर कभी भी जो है चरमरा सकती है अचानक से, जैसे ही पैसा खींच लेगा। जैसे आप देखते होंगे FII जो पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, तो स्टॉक मार्केट में अचानक से पैसा लगाया, इकोनॉमी बूस्ट, और एकदम से पैसा खींच लिया, मार्केट डाउन। तो ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इन कैपिटल अकाउंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर देश के लिए। अब इसके बाद जो है चाइना को उदाहरण लेते हैं वरुण गांधी। तो ये कहते हैं कि हमें जो है रेनमिनबी के लिए जो प्रयोग किए चाइना ने, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो इसमें ये कुछ बताते हैं कि जो है डिमसुम बॉन्ड और ऑफशोर RMBD बॉन्ड, ये सब जो है उन्होंने लॉन्च किए।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये पीटी में भी पूछा जा सकता है, डिमसम बॉन्ड वगैरह। तो ये जो है इससे चाइना से रिलेटेड है। ये बॉन्ड जो है रिलीज़ किए रेनमिनबी को मजबूत करने के लिए। फिर उसके बाद कहते हैं सबसे पहले इसने जो है अपनी रेनमिनबी मुद्रा को चाइना के बाहर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में यूज़ करना परमिट किया, जैसे कॉमर्शियल ट्रेड, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट में, मतलब इस तरीके के तीनों पेमेंट्स में जो है अपनी मुद्रा का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो भी सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि आगे फिर जो है उन्होंने एफडीआई में भी जो है अपनी रेनमिनबी को शामिल किया और बाहर भी धीरे धीरे करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर कहते हैं कि 2009 से जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स किए। देखिए ये इस तरीके के जो टर्म्स आ रहे हैं इसको हम लोग जो है एक अलग वीडियो बना करके आगे और भी डिस्कस कर लेंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अभी और 2 आर्टिकल बाकी हैं। तो फिर कहते हैं कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स किए उन्होंने कंट्रीज़ के साथ में, जैसे ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी करेंसी को सेंट्रल बैंक्स, ऑफशोर क्लियरिंग बैंक्स और ऑफशोर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के साथ भी जो है, मतलब रेनमिनबी को इन बैंक्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एज डेब्ट सिक्योरिटी। और फिर उसके बाद लास्ट में जो है एक संघाई फ्री ट्रेड जोन बनाया 2013 में। और संघाई फ्री ट्रेड जोन बनाने के बाद उन्होंने जो है रेनमिनबी को अलाउ किया फ्री ट्रेडिंग बिटवीन नॉन रेजिडेंट ऑनशोर एंड ऑफशोर अकाउंट्स। और इसके बाद में कहते हैं कि धीरे धीरे करके रेनमिनबी जो है वो, उसका शेयर जो था वो ग्लोबल ट्रेड में बढ़ता चला गया और वो मुद्रा जो है इंटरनेशनलाइज्ड हो जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब भारत को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए अपनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए। तो इस चीज़ को आप सारे पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कि पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, इट मस्ट बी मेड मोर फ्रीली कन्वर्टेबल विद द गोल ऑफ फुल कन्वर्टिबिलिटी बाई 2060। तो इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि 2060 तक पूर्ण परिवर्तनीय बनाएं। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, आरबीआई शुड परस्यू ए डीपर एंड मोर लिक्विड रुपी बॉन्ड मार्केट। तीसरा देखिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स शुड बी इनकरेज टू इनवॉइस देयर ट्रांजैक्शंस इन रुपी। ये इनवॉइस देयर ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि बिल ठीक बनाना। जैसे 60-40 वाले रेशियो से जब पैसा मिलता था तो लोग करते कि, जैसे आपने देखा होगा कि जीएसटी अभी देना पड़ता है, जीएसटी के लोग क्या करते हैं कि कितनी बार ट्रक आया सामान लेकर के, तो आप जितनी बार ट्रक आया आपको उसकी बिलिंग करानी पड़ेगी। तो लोग क्या करते हैं कि एक ही ट्रक को दिन में जो है 4 बार उससे सामान ढोते हैं। जैसे सपोज करिए कि 30 किलोमीटर की रेंज में ही सामान ढोना ले जाना है, तो दिन में जाएगा 5 बार सामान ढो के और बिलिंग करेंगे 1 बार की। तो उससे क्या होता है, 4 बार का पैसा जो है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ भी होता है कि अगर ठीक ठाक कन्वर्टिबिलिटी नहीं है तो फिर लोग क्या करेंगे कि सामान जितना देंगे भेजेंगे उतना पूरे की बिलिंग नहीं करेंगे। तो हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि जो है इनवॉइसिंग कर सकें वो 100% तरीके से, इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। उसके बाद करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। टैक्स इंसेंटिव्स देने चाहिए हम लोगों को, जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आना चाहता है। तो ये सब आप देख रहे होंगे कि पॉलिसी बेस्ड जो है रिफॉर्म है, कि पॉलिसी बेस्ड रिफॉर्म आप जब करेंगे, जब लोगों का विश्वास बढ़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति, तो फिर धीरे धीरे खुद ही जो है ये मुद्रा हमारी जो है, रुपया जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मस्ट इंश्योर करेंसी मैनेजमेंट स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव द एक्सचेंज रेट रिजाइम। मीन्स अचानक से कभी ऐसा ना हो कि जो है रुपया डिप्रिशिएट हो गया, रुपए का अवमूल्यन हो गया, तो रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा, पर कीमत गिरेगी तो जिसके पास ज़्यादा रुपया होगा उसे नुकसान हो जाएगा। फिर मोर डिमोनिटाइजेशन विल इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस, और आगे अब ज़्यादा जो है डिमोनिटाइजेशन ना करें। 8वां, ए स्टार्ट कुड बी मेड टू पुश फॉर मेकिंग द रुपी एन ऑफिशियल करेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और प्रयास करें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो है रुपए को ऑफिशियल मुद्रा के तौर पे दर्जा मिले। उसके बाद जो है बोल रहे हैं कि देखिए तारापुर कमेटी के बारे में भी उन्होंने बोला कि जो 1997 और 2006 में तारापुर कमेटी ने रिकमेंडेशंस कुछ दी थी, तो उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को जो है इन्हें फॉलो करना चाहिए। तो देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं कि ए पुश टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट्स लोअर देन 3.5%, ए रिडक्शन इन ग्रॉस इन्फ्लेशन रेट टू 3% टू 5%, ए रिडक्शन इन ग्रॉस बैंकिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू लेस देन 5%। तो ये 3 रिकमेंडेशंस को फॉलो करें। और उसके बाद फिर लास्ट में जो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का आगे रोड मैप होगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए, उस प्रक्रिया को ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे स्टेप्स आसान बना देंगे।
और जब आसान बना देंगे तो लास्ट में जो कंक्लूजन में बोलते हैं कि वन होप्स प्रेडिक्टेबल करेंसी मैनेजमेंट पॉलिसीज विल बी इंस्टीट्यूटेड। तो जब इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं रिफॉर्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे खुद ही जो है लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो मुद्रा मजबूत होगी और हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। ठीक है, चूंकि इस आर्टिकल को डिस्कस करने में काफ़ी टाइम चला गया है तो बाकी के जो बचे हुए 2 आर्टिकल हैं उन आर्टिकल्स को जो है हम एक दूसरे पार्ट 2 करके जो है डाल देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस आर्टिकल को अलग ही रहने देते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट भी जो है डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद।